हेलो बच्चों, मैं हूं देव अवस्थी। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर 3 धातु तथा अधातु। अगर हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहले ये जो धातु अधातु हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे इनके भौतिक गुण क्या है और उसके बाद में इनके रासायनिक गुण क्या है, इनको निकाला कैसे जाता है, इनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है और इनकी किन किन के साथ अभिक्रियाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम इनको निकालते हैं जमीन से एसिड की फॉर्म में, तब फिर हम इनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, कैसे इनको निकाल के हम अपनी तरफ ले आते हैं या फिर कैसे इनको निकालने से हमारा फायदा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें भी आपकी चांदी होती है लेकिन हम उसको निकाल नहीं पाते, तो फिर कैसे निकालेंगे वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग तत्वों के वर्गीकरण से। अगर मैं बात करूं तत्वों के वर्गीकरण की तो पहली हेडिंग है आपकी तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका धातु। अब आपके जहन में आएगा कि धातु क्या होती है, तो धातु आपके वो पदार्थ या वो तत्व धातु कहलाते हैं जो धनायन बनाते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, इलेक्ट्रॉन आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके हालांकि कुछ बुक्स में आपको जो मैं उनके गुण बताऊंगा, इनके भौतिक गुण बताऊंगा, उन गुणों के आधार पर भी आपको बता दिया जाएगा कि धातुएं वे होती हैं जिनमें चमक होती है, धातुएं वे होती हैं जो पीटने पे पतली चादरों में या फिर पतले तारों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक अच्छे प्रकार की जो भी आपके एनसीईआरटी में दी गई है वो ये परिभाषा है। तो धातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं या बनाते हैं, धातु कहलाती है। बनाती है यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो धातु कहलाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका क्या है, सोडियम ले लिया मैंने, मान लो सोडियम लिया। सोडियम क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो ये क्या बना लेगा, ये नेप्लस बना लेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, तो ये दाता हो गया। दूसरा हम बात करें Hg, पारा, सिल्वर, Ag भी आपका क्या करता है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन, गोल्ड, Au, औरस, ये गोल्ड, सिल्वर और क्या आपका प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब आपकी धातुएं हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन आपकी धातु नहीं है, और भी इनमें कई है। मैग्नीशियम, क्या होता है कि जो आपके पहले ग्रुप वाली हैं वो धातुएं आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, यानी कि मुलायम होती है। इवन अगर हम बात करें सोडियम की तो इसको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतना नरम होता है। बाकी धातु कैसी होती, कठोर होती हैं। तो धातु के बाद में बात आती है अधातु की। अधातु क्या है, वे पदार्थ हैं या वे तत्व। अधातु को कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो वे तत्व जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएंगे, तो ये आपके बनाएंगे ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, कॉमा अधातु कहलाते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, अधातु कहलाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, एक बार मैं फोकस चेक कर लूँ अपना कि क्या फोकस सही है, बिल्कुल सही है, सारा कुछ एकदम क्लियर है, विजिबल है। तो अधातु कहलाते हैं। उदाहरण को अगर देखा जाए, कुल हमारी कितनी होती है, तो 22 होती है। उदाहरण में अगर हम देखें तो क्लोरीन ले लिया आपने, ठीक है, क्लोरीन है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, Cl- बना लेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है, O2 है, ये आपका क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और O2 2- बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं आपके धातु, और भी बहुत हैं, फ्लोरीन वगैरह हैं। इसके बाद में इधर बात करेंगे हम लोग उपधातु की।
तो उपधातु से पहले मुझे एक बात कुछ करना पड़ता है, वो है आपका फोकस का सेटअप करना, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला उपधातु है। उपधातुएं क्या होती हैं? उपधातुएं आपकी वो होती हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करें, या दोनों की तरह। तो वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में मेटलॉइड्स कहते हैं। इनको बोलते हैं मेटल्स। जो धातुएं हैं वो आपकी मेटल होती हैं, ये आपकी नॉन मेटल, और ये होती हैं आपकी उपधातु क्या होती हैं? मेटलॉइड्स। तो ये क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में सिलिकॉन, बोरॉन और क्या, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी उपधातु हैं। आप नोट कर लीजिए, सिलिकॉन को SI से, इसको B से, और जर्मेनियम को G से। इतना आप नोट करिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर की, यानी कि इनकी जो भौतिक गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप चाहें तो धातु के अलग कर सकते हैं और अधातु के अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने दोनों एक साथ, यानी कि दोनों में अंतर करने की कोशिश की, जिससे क्या होगा, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। इधर मैं लिख देता हूँ धातु में, तो यानी कि जो धातु के भौतिक गुण होंगे उनको यहाँ पे लिखेंगे, और इधर दूसरे वाले में हम बात करेंगे अधातु की। तो धातु में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे धातु को। पहला है भौतिक अवस्था। धातुएं जो है वो आपकी कैसी होती हैं? धातु में आपकी पहली बात तो है कैसी होती है? ठोस होती है। एक सेकंड, मैं एक बार सेटअप कर लूं जरा फोकस का। चलिए, तो भौतिक अवस्था कैसी है? सभी धातुएं ठोस होती हैं। आप कॉपी में लिख लेंगे, सभी धातुएं ठोस होती हैं। किसके सिवाय? अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका मरकरी, और दूसरा है आपका गैलियम। मरकरी और गैलियम को छोड़कर, मरकरी का सिंबल होता है Hg और गैलियम होता है G, तो इन दो को छोड़ के ये दोनों कैसी होती हैं? ये दोनों आपकी होती हैं लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल अवस्था में। फिर हम बात करते हैं इधर अधातुएं जो हैं वो सभी आपकी कैसी हो सकती हैं? तो ये आपकी ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकती हैं। जो आपकी अधातुएं हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकती हैं। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपकी क्या है? ब्रोमीन सिर्फ ऐसी है जो आपकी द्रव में है, यानी कि तरल अवस्था में है। ब्रोमीन आपकी द्रव में होती है। इसके बाद में परमाणुकता, तो ये आपके सिर्फ हमेशा एक सिंगल परमाणु बनाते हैं। तो एक परमाणु होते हैं जो आपके धातु हैं। धातुएं हमेशा कैसी होती है? एक परमाणु होती हैं। और इनके अगर बात करें तो ये आपकी द्विपरमाणु हो सकती हैं या फिर बहुपरमाणु भी हो सकती हैं। द्विपरमाणु या फिर बहुपरमाणु। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, और सल्फर आपका क्या बनाता है? S4, P4। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब आपके बहुपरमाणु के उदाहरण हैं। फिर कठोरता, धातुएं जो हैं वो आपकी कठोर होती हैं। लिख लेंगे आप, धातुएं कठोर होती हैं। और इसमें भी अपवाद है। तो अपवाद कौन कौन से हैं? किस किस को छोड़ के? एक तो आपका सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम ये आपकी कठोर नहीं होती हैं। इन्हें चाकू से, सोडियम को तो चाकू से भी काटा जा सकता है। इधर ये आपकी कैसी होती है? तो ये आपकी डायमंड यानी हीरा को छोड़कर सभी धातु कैसी हैं? तो ये सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं। तो हीरा, डायमंड समझते होंगे आप लोग। हीरा को छोड़कर सभी धातुएं, तो सभी धातुएं कैसी हैं? आपकी सभी धातुएं कोमल होती हैं, कोमल या कोमल हैं। अगले की बात कर रहे हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या है? आघात वर्धनीयता आपका वो गुण है
वो लक्षण है जिसके कारण किसी भी धातु को पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे अघात वर्धनता में? वह गुण जिसके कारण किसी भी धातु को पीट पीट कर या ठोक ठोक कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सके। हाँ, और ये जो आपकी धातुएं हैं, ये धातुएं कैसी होती हैं? तो ये आपकी अघात वर्धनीय होती हैं। बिल्कुल, ये धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, अघात वर्धनीय होती हैं। कहने का मतलब है इनको पीट पीट के, लोहा है, लोहे को गर्म करता है लोहार, हथौड़ा ठोकता रहता है, बहुत लंबा कर देता है। आपने देखा होगा अगर आप कभी हंसिया दरांती या फिर कोई बांका वगैरह पे अगर आप सान लगवाने गए होंगे या उसे सही करवाने गए होंगे। उसके बाद में बात आती है अधातुओं की। तो अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। मान लो आपके पास कांच है, आपने उसको पीटा, अगर एक बार भी पीट दिया उसका काम हो गया, निपट गई। तो ये कैसी होती है? भंगुर होती है। तन्यता, धातुएं जो हैं वो तन्यता या लचीलापन को शो करती हैं। तन्यता क्या होती है? इसके कारण किसी भी धातु को पीट कर छोटे छोटे या फिर तारों की फॉर्म में, तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर धातुओं को पीट कर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तथा धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता क्या है? तन्यता वह गुण है जिसके कारण धातुओं को पतले बायर यानी कि तार में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लोहे के छोटे देख लो, या फिर आप देख सकते हैं जो गोल्ड होता है, सोना होता है, सोने के छोटे छोटे आभूषण होंगे, चांदी के आभूषण होंगे, उन सबको क्या किया जा सकता है? बहुत छोटे छोटे तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुएं जो हैं वो कैसी होती है? तन्यता शो करती हैं, या फिर इनमें लचीलापन होता है, जबकि इनमें लचीलापन नहीं होता है। चमक, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है क्यों? क्योंकि उनके बाह्य कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। तो धातुओं में चमक होती है, ये चमकीली होती हैं। इनके ऊपर पॉलिश करके चमक को बढ़ाया भी जा सकता है। अधातुओं पे चमक नहीं होती है, केवल आयोडीन। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन कैसा है? आयोडीन आपका चमकीला होता है। और यहाँ पे सभी धातुएं कोमल होती हैं, हीरा को छोड़कर, ठीक है। फिर आते हैं घनत्व। घनत्व जो धातुएं हैं इन सब का घनत्व जो है बहुत ज्यादा होता है। धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व आप समझते हैं? द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि घन, ठीक है। किसी भी घन में, जैसे मैं इस कमरे में हूं तो इसमें कितना ज्यादा मास आ रहा है, कितना द्रव्यमान आ रहा है। इसमें लोहा भर देंगे तो घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, भूसा भर देंगे तो घनत्व बहुत कम होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो घनत्व होता है सब में बहुत ज्यादा। सोडियम का घनत्व कम होता है, पोटेशियम का भी घनत्व कम होता है। यहाँ हम बात करें तो जो अधातुएं हैं, अधातुओं का घनत्व कम होता है, सिवाय किसके? जो आपका हीरा है, डायमंड है, डायमंड का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। डायमंड आपका सबसे ज्यादा ठोस पदार्थ है। गलनशीलता, तो जो धातुएं हैं वो किसी भी सॉल्वेंट में, विलायक में विलय नहीं होती हैं। इधर इनकी बात करें तो ये आपकी हो जाती हैं, जो ये अधातुएं हैं ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएंगी, और भी कई सॉल्यूशन में ये विलय हो जाती हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, किस टेम्परेचर पे कोई चीज पिघल जाएगी। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कब वो उबलने लगेगी। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो आपकी धातुएं हैं इनका क्वथनांक एवं गलनांक ज्यादा होता है, जबकि धातुओं का क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। सोनोरिटी के मतलब होता है खनक। अगर हम धातुओं को टकराएंगे तो उनमें एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, सोनोरिसिटी यानी कि खनक, जबकि धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है, धातुओं में खनक नहीं होती है। आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है अघात वर्धनता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। अघात वर्धनता जब हम किसी धातु को पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर ले, और तन्यता का मतलब है लचीलापन, यानी कि कोई धातु जो है वो आपकी कैसी हो जाए, उसे पीट के या फिर किसी भी प्रकार से छोटे छोटे या फिर लंबे तार की परिभाषा में या फिर तार में परिवर्तित किया जा सके, तार के रूप में।
भंगुर मतलब होता है ब्रिटिल, यानी कि इनको जैसे ही हम एक बार फोर्स अप्लाई करेंगे, बल प्रयोग करेंगे, ये आपकी तुरंत ही कैसी हो जाएंगी, टूट जाएंगी। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। तो धातुओं के रासायनिक गुण, अभी तक हम लोगों ने देखे थे भौतिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला जो गुण है वो आपका क्या है, हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो पहली हेडिंग है धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातुएं आपकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से, जो मैग्नीशियम है वो आपका रूम टेम्परेचर पे अभिक्रिया नहीं करेगी लेकिन सोडियम करेगा। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाती है। चलो अब उदाहरण एक देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग बात करेंगे सोडियम की। सोडियम है, साथ में ऑक्सीजन है, तो ये आपका क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका Na2O। ये Na2O बन गया। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आपका 2 है, इधर ये 2 हैं, तो 2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ये है, तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो हमारा सोडियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे 4 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। दोनों तरफ जो परमाणु हैं या फिर अणु हैं वो आपके बराबर होने चाहिए, चाहे वो RHS में हो चाहे LHS में हो। दूसरे की अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम आपका क्या करता है, ये आपका रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो हमारा कमरे का तापमान है इस पे अभिक्रिया नहीं करता, इसे गर्म करना पड़ता है। उसके बाद में ये डेजलिंग जो है, डेजलिंग तरीके से जलेगा, बहुत शानदार तरीके से, या फिर हम कह सकते हैं दूधिया रंग की साथ ही आपका जलता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बैलेंस कर देंगे तो इधर आपके ऑक्सीजन 2 है, 2 कर देंगे तो Mg कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा उदाहरण है। अब इसके बाद में अगर आपको बताएं कि जो ऑक्सीजन है या ऑक्साइड है, ये आपका क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम है। सोडियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड है। हम लोग इस तरह से और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जिंक का ले सकते हैं। जिंक का ले लेंगे तो जिंक की अगर हम रिएक्शन कराएंगे, Zn प्लस O2 गिव्स, ये आपका क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO बन गया। या फिर हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस O2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब इधर ये आपका बनेगा Al2O3। क्यों, एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 होता है और ऑक्सीजन में माइनस का 2। इस पे प्लस का 3 क्यों होता है, जो एल्यूमिनियम है उसका आपका होता है 13 होता है। तो 13 का अगर हम करेंगे एल्यूमिनियम, तो ये आपका हो जाएगा 2 8 3। इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, यानी कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दान कर सकता है, तो इसलिए इस पे प्लस का 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लास्ट में 2 की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपका Al2O3 हो गया। अब इसको करना है संतुलित। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हमने भैया यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे इधर बैलेंस करने के लिए 3 2 जा 6 हो गया, और इधर एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे हम लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपका जिंक का ऑक्साइड हो गया। अब हम पहले आपको बताएंगे, समझाएंगे, एक बार फोकस सेटअप कर लें कि जो मेटल ऑक्साइड हैं वो बनते कैसे हैं। इधर हमारा फोकस आ गया, अब समझिएगा। धातु ऑक्साइड का बनना पहले बता देते हैं, बनना फिर बताएंगे उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। धातु ऑक्साइड का बनना हम बनाएंगे Mg को और ऑक्सीजन को। तो Mg की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है,
इसे कैसे लिखेंगे, 2 8 10 2 12। तो ये आपका जो Mg है वो क्या करेगा, ये आपका Mg प्लस का 2 बना लेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अपने दान कर देगा। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या चक्कर है भैया, ऑक्सीजन का चक्कर साफ है कि इसके पास होते हैं 8, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2,6। अब अष्टक नियम ये कहता है, अष्टक नियम बताएंगे भैया आपको कि दुनिया में जितने भी परमाणु हैं वो अपने अंतिम कोश में या बाहरी कोश में उसे पूरा भरा रखना चाहते हैं, या फिर वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इसने 8 रखे, 2 को ले भैया तो ले जा, इसने 2 अपने दान कर दिए। ये क्या करेगा, इसे भी 8 चाहिए, चाहे मुझे भी 8 मिल जाए, ठीक है। तो ये 8 लेने के लिए क्या करेगा, इस बेचारे से, इस मैग्नीशियम से 2 ले लेगा। अब O और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, O2 का माइनस। अब जब हम इनको बैलेंस करवाएंगे, जब बैलेंस करवाएंगे तो ये सारी कहानी जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे क्लियर होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट, एक बार तो हमने मैग्नीशियम का देख लिया, मैग्नीशियम की क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे देख लिया हमने, ऑक्सीजन। अब दोनों को इकट्ठा हमें एक साथ करना है, इकट्ठा कर जानते होगे, तो यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे। तो Mg कितना है, 2 प्लस का है, और साथ में ऑक्सीजन कितना है, तो जो ऑक्सीजन है उस पे लगा है 2 माइनस का, वो पे कितना है, ये आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस का। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 2,6 था, अभी तो 8 होगा जाके, और इसका जो है वो आपका 2,8 है। सॉरी उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया देखो, या फिर छोड़ो, नीचे वाले से तो मतलब भी नहीं है, तो O हो गया। अब ये आपका क्या बन जाएगा, ये 2 2 ऊपर वाले दोनों निपट जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा MgO। ये प्लस माइनस क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस तरह से ये आपका MgO तैयार हो गया। आप चाहें तो इस पे ये भी कर सकते थे, यहाँ पे प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, MgO। तो इस तरह से बनता है आपका धातु ऑक्साइड। आप किसी और को भी ले सकते हैं, आप जिंक को ले सकते हैं, किसी और को ले लेंगे, ठीक है, सोडियम को ले सकते हैं, 2 8 1 करके, तो इस तरह से आपका 1 बना लेगा, ये Na प्लस हो जाएगा। आप किसी और का भी बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। आपको मेन बात क्या है कि केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे रटने की, और जो आपके लिए कहीं ना कहीं घातक होगा। आप इतना नोट करिए, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, ये उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह बिहेव करें, यानी कि व्यवहार करें। तो उभयधर्मी ऑक्साइड, तो कैसे इसे परिभाषित करेंगे, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, या दोनों की तरह व्यवहार करें, ठीक है। क्या है, वो है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करें, व्यवहार करें। अगर उदाहरण की बात करें तो इनके हम 2 उदाहरण लेंगे। एक पहला उदाहरण हो जाएगा आपका ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और अगला है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। 2 आपके कैसे हैं, तो ये दोनों जो ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों आपके व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह। यानी कि अगर हम इस जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, वही अगर हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं क्षार के साथ तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। उदाहरण में देख लेते हैं, ZnO प्लस आपका NaOH, तो ये क्या बनाएगा, पहली बात तो आपका जल निकल जाएगा, तो H2O को मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे। अब बच क्या रहा है, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। और
अगर वही हम ZnO की अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, तब ये आपका क्या बनाएगा, तब ये आपका बनाता है, एक तो आपको जल जो है वो पहले ही बाहर निकाल देना है। दोनों अभिक्रियाओं में आपको यही करना है कि जो आपका जल है उसे आप बाहर निकाल देंगे। तो मैंने जल को पहले बाहर निकाल दिया, साथ में क्या बच जाएगा, इसका संगत लवण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 और H2O अलग हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, जल कब बनता है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि एक आपका अम्ल होगा एक क्षार होगा। यहाँ पे ये अगर आपका क्षार है सोडियम ऑक्साइड, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये आपका अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे ये आपका अम्ल है H2SO4, तो जो आपका ZnO है जिंक ऑक्साइड, ये आपका क्षार की तरह व्यवहार करता है। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा आपका उदाहरण है Al2O3। Al2O3 इसकी सबसे पहले हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, सोडियम ऑक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो सोडियम, तो आपका Na और Al सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ पे सोडियम जिंकेट था, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो AlO2 इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। मैं एक बार चेक कर लूं कि नीचे तक का दिख रहा है, नहीं। साथ में आपका क्या, तो जल आपका अलग हो जाएगा। अब इसको मुझे अभिक्रिया को करना है बैलेंस। तो बैलेंस यानी कि संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ देखते हैं कि क्या आपका बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, 2 कर देंगे। इधर ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये आपका सोडियम भी 2 हुआ है, तब आपके पास क्या परिवर्तन आ रहा है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इधर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 यहाँ है, तो 5 है। 3 2 इस तरफ और इस तरफ, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि जो अभिक्रिया है वो आपकी संतुलित है। आप कोई भी अभिक्रिया लिखें तो ध्यान रखें कि वो अभिक्रिया आपकी संतुलित होनी चाहिए। नोट कर लीजिए इतना। फिर हम चलते हैं अगले वाले उदाहरण की तरफ। थोड़ा सा फोकस नीचे सेटअप कर लें, एक और करवा दें अगला उदाहरण। तो अगला उदाहरण आपका क्या है, फिर से हमारा वही है Al2O3, एल्यूमिना है। इस बार हम करवाएंगे H2SO4 के साथ। H2O को तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर लिया होगा तो आप यहाँ से नोट कर लेना, प्लस का H2O। तो H2SO4 के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो आपका जल तो हमें निकाल देना है, H2O का क्या है ये आप बाहर पहले निकाल देंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो ये आपका बचेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम और ये क्या है, सल्फेट। SO4 क्या होता है आपका, सल्फेट होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। अब इसको फिर से संतुलित करवाएंगे। तो यहाँ पे SO4 कितना है आपका, 1 सा है, और यहाँ हमारे 3 आ रहे हैं, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 3 SO4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 3 2 6 हो गए। यहाँ पे बेचारा आपका 2 ही है, तो फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब अगर आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो पूरी अभिक्रिया जो है वो आपको संतुलित नजर आएगी। नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लें, फिर चलेंगे हम अगले टॉपिक की तरफ। जब तक नोट नहीं तब तक आगे नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नोट कर लीजिए। और अगर आपको स्पीड कम लगे, आप स्पीड अपनी इंक्रीज कर सकते हैं 1.25, 1.5, 2 में, जितनी तेज आप करना चाहें, क्योंकि मैं बहुत स्लो लिख रहा हूँ ना। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि जो आपके वीकर बच्चे हैं उन्हें भी अच्छा खासा टाइम मिल जाए, वो सारा कुछ नोट कर सके। चल तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो सबसे पहली हम बात करेंगे किसकी, सोडियम की। पहला है सोडियम से। सोडियम जो है वो आपका ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। ये आपका बनेगा H2O से अभिक्रिया करेगा, और ये कैसा है आपका, ये ठंडा जल है। ये आपका ठंडे जल से ही अभिक्रिया कर लेता है सोडियम, और साथ में क्या बनाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इधर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, इधर 2 कर देना है, इधर आपका 2 कर देना है, ठीक है। 4 हो गए, सारे रिएक्शन हो गए बैलेंस। दूसरे में हम बात करें, सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, तो ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आप लोग समझते होंगे,
मैग्नीशियम आपका ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये बॉइलिंग वाटर यानी कि गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है और ये अभिक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी निकलती है। जब कौन अभिक्रिया करता है? जब आपका मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। तीसरे नंबर पे हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं और हम लोग किसकी करवा दें? मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, बहुत ज़्यादा हम पोटेशियम की करवा दें या फिर ऐसा करते हैं एल्यूमिनियम या फिर जिंक की करवाते हैं। तो पहले हम लोग करवाएंगे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई और एल्यूमिनियम जो है ये भी आपका ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, खोलते बॉइलिंग वाटर के साथ। तो जब ये अभिक्रिया करेगा क्या बन जाएगा? एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Al पे 3+ का होता है, इस पे माइनस का होता है, तो इधर आपका 3 आ जाएगा, 1 से कोई लेना देना नहीं होता है। AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसको हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहली बात तो यहाँ पे हमें 3 लगा देने हैं। अब हाइड्रोजन नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे। 3OH है, OH का होल थ्राइस है। तो अब हमें हाइड्रोजन में पहले तो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन में कितना चाहिए? 3 चाहिए। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ज़्यादा हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 लगा दें तब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, कितना हो गया? 12। यहाँ पे 6 हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, ऑक्सीजन 6 है, एल्यूमिनियम 2। पूरी रिएक्शन आपकी कैसी हो गई? अभिक्रिया आपकी हो गई संतुलित। आप एक बार देख सकते हैं, इधर 2 एल्यूमिनियम है, इधर भी 2 एल्यूमिनियम है, इधर ऑक्सीजन 3 की पहले बार एक बार इससे होगी, फिर जो 2 सबसे आगे लगा है 2 3 6, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, मैंने 6 और ऑक्सीजन के आगे 6 कर दिया। तो ये आपकी अभिक्रिया जो है संतुलित हो गई। आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं? जिंक से करवा सकते हैं। जिंक की अगर हम करवाएंगे तो जिंक रिएक्शन करेगा H2O के साथ, ये आपका ZnO बनाएगा यानी कि जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी ऊपर के लिए निकल जाएगी। एक और बचता है, आप इतना नोट करिए, मैं तब तक इधर का थोड़ा सा रफ करके अगला करवा देता हूँ। अगला है आपका धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। और जो हम अम्ल लेंगे वो कैसा लेंगे? वो आपका डाइल्यूट लेंगे। डाइल्यूट कहने का मतलब है सांद्र। एक सेकंड पहले नोट कर लीजिए इतना, ये बैकग्राउंड नॉइस की वजह से ऐसा करना पड़ा। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया पे। फोकस सेटअप करें और धातुओं की करवा दें अम्ल से अभिक्रिया। फोकस तो कैसा सेटअप हो गया। चलो, तो धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया या धातु की अम्ल से अभिक्रिया हम लेंगे। सांद्र मतलब होता है आपका जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो और या फिर प्योर हो। लेकिन अगर हम वही बात करें तनु की, तो तनु में क्या होगा? पानी जो है वो आपका ज्यादा होगा। अम्ल से अभिक्रिया, कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, बर्न करती है। यहाँ पे पहला हम देखेंगे, सबसे पहले सोडियम ले लिया हमने। आपको लिखना क्या है? धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा संगत लवण बनाती हैं। जैसे कि Na है, सोडियम है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम H2SO4 के साथ। ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे तेजाब भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा? तो ये H2 गैस जो है वो निकलेगी पॉप साउंड के साथ। अब बैलेंस करना है मुझे। बैलेंस कहने का मतलब है दोनों तरफ बराबरी, यानी कि अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो देख लेते हैं हम संतुलन करने के लिए। सोडियम इधर 2 है, इधर बेचारा अकेला है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। बाकी हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, 1 SO4 है, बराबर बात हो गई। पूरी कहानी जो है खत्म हो गई। दूसरे आप जिंक की देख लें, तो जिंक की हम बात रिएक्शन करवा देंगे और ये सब कैसा है? तो ये सब आपका डाइल्यूटेड है। DILU, डाइल्यूटेड का मतलब होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो। तो ये आपका बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी। इन रिएक्शन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आप कमेंट करिए, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कैसे ZnCl2 क्यों बनता है। Zn पे आपका +2 होता है और Cl पे -का होता है। कहने का मतलब है इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 2 ज्यादा है अपने आखिरी सेल में, आखिरी कक्षा में, आखिरी कोर्स में, तो ये 2 दे देता है, ये 1 ले लेता है और इस तरह से हमारा ZnCl2 बन जाता है। इतना आप नोट करिए। इसके बाद में चलेंगे आगे की तरफ।
एक्टिविटी रिएक्टिविटी यानी कि सक्रियता सीरीज जो है श्रेणी सक्रियता श्रेणी वो करवाएंगे। मैं पहले इतना रफ कर दूं फिर चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। चलिए इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर, कि जो धातु होती है उनके रासायनिक गुण अधातुओं से किस प्रकार भिन्न है। इधर धातु इधर अधातु, थोड़ा सा सेपरेशन ज्यादा कर लेते हैं जिससे कि आराम से इनके अंतर को हम लोग बयां कर सकें, नोट कर सकें, लिख सकें। इधर धातु और इधर आपकी अधातु। तो सबसे पहला जो आपका अंतर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर धातुओं की बात करें तो धातुओं में 1 2 3 जो अंतिम कोष है, आपको लिखना क्या है, धातुओं के अंतिम कोष में या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी बाह्य शेल में या अंतिम कोष में 1 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसके कारण और यही जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या होते हैं, यही होते हैं इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन आपका धातु नहीं है। और जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें जो आपके बाएं तरफ दिए गए हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी धातु हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन में एक होता है लेकिन वो आपका धातु नहीं है। अधातु के अंतिम में 4 से 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनमें जो अंतिम सेल है उसमें अंतिम कोष होता है, अंतिम कोष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत रासायनिक प्रवृत्ति, अब ये जो है क्या बोलते हैं, धातुएं। धातुएं किसका निर्माण करती हैं, तो धातुएं बनाती हैं धनायन। तो आप क्या लिखेंगे, धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं, या फिर यह धातु यह क्या बनाती है, धनायन बनाती है। Na है, सोडियम का ही उदाहरण ले रहे हैं तो Na+ बना लेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। अगर हम बात करें तो फिर से वही क्लोरीन ले लिया हमने 1/2, चाहे Cl2 ले लो, साथ में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या बन गया, Cl- बन गया। ठीक है, ये आधा लिया तो यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा, सीधे एक ही क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन आपका एग्जिस्ट करता है 2 में। ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पे ऐसे भी, या फिर आप ऐसे भी बता सकते थे Cl+ इलेक्ट्रॉन, ये आपका बनेगा Cl-, दोनों तरह से सही है। आयनों का निर्माण, की आयन जो निकलते हैं, जैसे मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड लेने के बाद में इसमें जल का एक विलयन बना लिया, और इसके बाद में जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो जो आपका Na है ये कहाँ पहुंचेगा, तो ये कैथोड पे पहुंचेगा। Na पहुंचा आपका कैथोड में, क्योंकि Na किस में ब्रेक करेगा, Na+ में। कैथोड पे ये आपका क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन और ये आपका चार्ज जो है वो त्याग देगा, Na बना लेगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो अभिक्रिया होगी वो आपकी एनोड पे होगी, और यहाँ आपकी होती है किस पे, तो ये आपकी कैथोड पे होती है। एनोड पे क्या होगा, जो Cl- आपका जा रहा है, सॉरी जो Cl जा रहा है, Cl- जा रहा है, ये क्या करेगा, ये Cl2 बना लेगा, हाफ Cl2, और साथ में अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसे दे देगा कि ये ले भाई तू रख ले। ठीक है। ऑक्साइडों की प्रवृत्ति, जो आपकी धातुएं हैं वो तीनों तरह के, अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी ऑक्साइड, तीनों प्रकार के ऑक्साइड, सॉरी अभयधर्मी, उभयधर्मी होगा, अभयधर्मी नहीं है, उभयधर्मी ऑक्साइड, तीनों प्रकार के ऑक्साइड जो हैं वो बनाती हैं, जबकि यहाँ पे उभयधर्मी ना होके अम्ल तथा क्षारीय होंगे। अम्लीय में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये सब कैसे हैं, ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लों की क्रिया, अब धातुओं हैं, धातुओं पे अम्ल की क्रिया करेंगे तो ये आपके क्या, एक तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और साथ में बन क्या जाएगा, तो इनका संगत बन जाएगा, संगत लवण, और ये क्या हो जाएगा, NaCl। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे कि, ऐसे का मतलब है जो आपका क्या है, जो आपका अधातु है, अधातु में क्लोरीन आ गई, सल्फर आ गई, तो ये सब, और इनकी रिएक्शन किससे करानी है, इनकी रिएक्शन करानी है आपकी अम्ल के साथ। तो जो अधातुएं हैं वो आपकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी, जैसे कि हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर है इसकी HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। फोकस एक बार चेक कर लें, क्योंकि उस साइड बढ़ रहा है तो फोकस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो, तो जो सल्फर है वो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाएगा, सल्फर साथ में नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा,
और इसमें एक आपका और कुछ निकलेगा, वो क्या निकलेगा, तो वो आपका निकलेगा वाटर। आप देख लेंगे वहां थोड़ा तिरछा हो रहा है, दरअसल मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ऐसे ही इसको समझ लें। फिर बात आती है अम्लों की क्रिया, दोनों में समझ गए, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। कई बार ये विक्रिया करा चुके हैं, चैप्टर 1 में भी हो चुकी है, 2 में भी हो चुकी है, चैप्टर 3 में ये हो चुकी है। इसके बाद में बात आती है क्लोराइड की प्रकृति की। तो क्लोराइड की प्रकृति क्या है कि ये जो है ये आपके क्लोराइड बनाते हैं, जैसे सोडियम है Na+ और साथ में Cl-। तो अगर प्लस माइनस है इसका मतलब इनके बीच कौन सा बंध बन रहा है, इनके बीच बंध कौन सा बन रहा है, कौन सा बंध बन रहा है, Na+ और Cl-, यानी कि आयनिक बंध बना रहे हैं। तो ये आपका क्या बनेगा जाके NaCl। जबकि अगर हम इधर क्लोरीन की बात करें तो इधर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, इधर आपके आ जाते हैं, हम लोग किस टॉपिक पे हैं, हाँ क्लोराइड की प्रकृति। तो यहाँ जो क्लोराइड होंगे वो दो तरह के होंगे, एक आपका क्षारीय होगा, एक आपका अम्लीय होगा। लास्ट हाइड्राइड, तो ये आपके सोडियम, जैसे इनका NaH बनता है, सोडियम हाइड्राइड बनता है, KH बनता है, ये आपके हाइड्राइड बनाते हैं। और उधर वाले जो है दूसरे वाले की बात करेंगे, उसमें क्या है, जैसे कि आपका सल्फर यस है, S+H2 क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एक आपका ये है, अब ये कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा अम्लीय। दूसरा N2+H2, ये क्या बनाता है, ये आपका बनता जाके अमोनिया, तो ये आपका हो जाएगा NH3। 2NH3 इधर बैलेंस कर देंगे, इधर 3H2 हो जाएगा, और N2 तो है क्या, नीचे तक का क्लियर है, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा है, आप एडजस्ट कर लें, उसको मैनेज कर लें। वो दरअसल ज़्यादा उधर चले जाने की वजह से हो गया, मैं केवल एक्सप्लेन करने को था, लेकिन फिर वो बताना भी पड़ गया पूरा अच्छे से। समझ में आ गया होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, कोई भी एक मेटल उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया Mg मैग्नीशियम, तो कितना आ रहा है 2 8 2, और उठा लो कैल्शियम उठा लो 2 8 10 10 8 18 2 20, लास्ट में कितना आ रहा है 2। तो इनके में कितने आते हैं अंतिम में 1 2 3 आएंगे। विद्युत रासायनिक प्रवृत्ति, तो ये आपके धनायन बनाते हैं। आयनों का निर्वहन, आयन आपके कैथोड पे पहुंचते हैं। और उसके बाद में ऑक्साइड की प्रकृति, तो ऑक्साइड तीनों तरह के होंगे, अम्लीय क्षारीय। उभयधर्मी की बात करें तो Al2, और अगर क्षारीय की बात करें तो आपका क्या होगा NaOH, ठीक है, Al2SO4, यहाँ पे आपका N2O, कुछ ऐसे ही कुछ होता है। अब अम्लों की इतना ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। अम्लों की क्रिया, अम्ल से क्रिया करके आपको पता है, जब भी कोई अम्ल क्रिया करता है किसके साथ, ये लिखा है Na+HCl, तो क्या बनाएगा NaCl+H2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्लोराइड की प्रकृति, ये आपके आयनिक क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्राइड तो NaH, ये आपके हाइड्राइड भी बनाते हैं। उधर अम्लीय क्षारीय का है, इधर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, तो आप इतना नोट करिए। इसके बाद में चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है ये सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी क्या होती है? ये आपकी एक तरह की श्रेणी है या फिर अरेंजमेंट है, जिसमें के धातुओं के धात्विक गुणों को, यानी कि जो उनका विद्युत धनायन गुण है, धात्विक गुण है, उसे घटते क्रम में दर्शाया गया है। तो वह श्रेणी जिसमें धातुओं के विद्युत रसायन, धातुओं के वैद्युत या विद्युत धनायन या फिर हम इसको ये ना लिख के आप सीधे लिख देंगे धात्विक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि विद्युत धनायन धात्विक गुणों को घटते क्रम में रखा गया है। घटते क्रम में, मार्कर चेंज करना, क्रम में रखा गया हो, ठीक है। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या किया गया हो, जिसमें धातुओं के धात्विक यानी कि विद्युत धनायन, मैं इसमें जरा सी इंक डाल लूं क्योंकि काफी जो है लो हो गया है। चलिए, घटते क्रम में रखा गया है। अब इसके लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक बनाएंगे,
बताएंगे आप लोगों को। कनका मांगे, कनक मांगे, कनका नहीं अच्छी लगेगी, कनक अच्छी लगेगी। चलो, तो कनक मांगे आलू की जमीन फिर प्राइवेट है। ये ट्रिक है किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज की। तो घटते क्रम में रखा गया हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं वो क्या है सीरीज। तो सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या हो जाएगी? सक्रियता श्रेणी कनक, कनक, कनक मांगे आलू की जमीन, या फिर आप इसको इधर ना लिख के इधर लिखें, जिससे कि यहाँ आ तो पाएगी नहीं। तो इससे अच्छा है मैं फोकस को सेटअप करके आपको इधर लिखवा दूं, पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो कनक, कनक मांगे आलू की जमीन फिर प्राइवेट है, कुछ हम आगे और कुछ हम आगे, एजी एयू और सीएल और होता है। तो चले आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। कनक, कनक, कनक मांगे आलू। ये जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तब भी ये ट्रिक बताई है मैंने। आलू की जमीन, कनक आपकी आलू की जमीन मांग रही है, फिर ये प्राइवेट है, फिर प्राइवेट है कुछ, एच जी हम, एजी आगे, एयू और सी एच का मतलब है चले, लेकिन सी एच की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ट्रिक एक बार फिर से मैं देख लूं, सारा कुछ क्लियर है? थोड़ा सा नीचे, चलो सही है। हाँ, कनक कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी कि लोहा, आयरन, पीवी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी मरकरी, एजी सिल्वर, एयू और एच यानी कि गोल्ड। तो ये सब है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो क्या करेंगी? वो नीचे वाले को हटा देंगी। तो यहाँ से नीचे वाली एक आपका मॉडरेट चलता रहेगा, ये सबसे हाई वाली होगी, ये बीच वाली होगी और उसके बाद में ये होगी लास्ट वाली। तो तीन तरह से हैं। अभी हम लोग अगले में इनका शोधन भी देखेंगे। इसके बाद में आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है आपको, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें, विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो आपकी ऊपर वाली यानी जो हाई रिएक्टिव है, जो अति सक्रिय तत्व है या जो अति क्रियाशील तत्व है ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले हैं वो क्या करते हैं? नीचे वालों को अभिक्रिया से हटा देते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस FeSO4। अगर इस अभिक्रिया को देखें तो एल्यूमिनियम फेरस को हटा देगा, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, साथ में फेरस यानी कि आयरन को निकाल के फेंक देगा। समझ में आया? विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को निकाल देती है, विलयन से निकाल देती है या विस्थापित कर देती है। समझ गए आप लोग? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विलयन से विस्थापित कर देती है। तो इसने विस्थापित कर दिया। अब बराबर हम कर ही लेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपका बराबर हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। बराबर करना बहुत जरूरी है, बराबर यानी कि संतुलित। ठीक है, नोट करो इतना। इसके बाद में और क्या बचेगा आपका? जो आयन है वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो आयनों का निर्माण, इसके लिए हम कुछ खास आयन देख लेंगे 2-4 और। लेकिन उससे पहले एक रूल जो हमें पढ़ना है वो क्या है? वो है आपका ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम। तो अष्टक नियम क्या कहता है कि इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं वो सब क्या होना चाहते हैं? वो सब आदर्श गैसेस यानी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसें, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगला नियम है अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है? अभिक्रिया के दौरान या वैसे भी हम बात कर सकते थे, कोई भी तत्व अक्रिय या फिर आप कह सकते हैं निष्क्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास प्राप्त करना चाहता है। निष्क्रिय गैस विन्यास या अभिविन्यास प्राप्त करना चाहता है,
या फिर हम इसको अलग से भी परिभाषित कर सकते हैं, या सभी धातुएं या अधातुएं सभी तत्व अपने अंतिम कोश में, जो अपना अंतिम बाह्य कोश है, ठीक है, 4 कोश होते हैं, KLMN, ये आपने पढ़े होंगे KLMN, ये 4 होते हैं। तो जो भी आपका लास्ट वाला हो, जैसे कि हम मान लें सोडियम, तो सोडियम में क्या हो जाएगा 2 8 1, तो इसमें बाहरी वाला 1 है, ये आपका 1 दान करके कितने रखना चाहेगा 8 रखना चाहेगा। तो जितने भी सभी तत्व अपने अंतिम बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, स्टेबल समझते हो, कोई चीज कितनी स्टेबल है, कितनी कारगर है, तो क्या करना चाहते हैं स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, इसे ही बोलते हैं अष्टक नियम। जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, वो सब चाहते हैं या तो फिर उनके आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर वो क्या करें, वो निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने। निष्क्रिय गैस का विन्यास प्राप्त करने का मतलब है उनके आखिरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 32 इलेक्ट्रॉन हो। वो अपना निकटतम, जो भी निष्क्रिय गैस का निकटतम विन्यास है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी को बोला गया है अष्टक नियम। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ, इतना आप नोट करिए। और अगला टॉपिक आपका क्या है, जो भी ये आपके आयन बनते हैं, इनका हम लोग निर्माण करेंगे। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, MgCl2 है, इसके बाद में बस वही हमारा टारगेट है, आप तब तक इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण, NaCl का निर्माण या फिर बनना कैसे बनेगा। ये हमें पता है जो सोडियम होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है 2 8 1, और जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। अब ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये आपका Na+ बना लेता है, साथ में एक ये त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, और इसके अंतिम कोश में 2 8 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अष्टक नियम को फॉलो करेगा, अपनाएगा, तो इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा, इसे त्याग करना पड़ेगा, इसने अपना त्याग कर दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है उसको ये ग्रहण कर लेगा। अब जो Na है, Cl Na है, और क्या है आपका Cl है। Na के लास्ट में हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो जाएंगे 1 2 4 5 6 और 7। ये आपका एक इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके 8 पूरे हो जाएंगे, इसके देने से एक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका NaCl बन जाता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की, यानी कि MgCl2 के फॉर्मेशन की, तो Mg की बात करें, Mg का 12 होता है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 8 2। इसका परमाणु क्रमांक 12 है मैग्नीशियम का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपका 2 8 2 हो जाएगा। तो ये Mg जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और साथ में इस पे कितना चार्ज आ जाता है, तो प्लस का 2 आ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब अगर हम बात करें वही क्लोरीन की, तो क्लोरीन का तो वही होना है, 17 है, 17 में क्या करेगा, इसका हो जाएगा 2 8 7, इसे 1 की कमी है, तो यहाँ पे ये आपका क्लोरीन कैसे बनेगा Cl, और ये आपका Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, या फिर सॉरी एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना लेगा Cl माइनस। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो Mg 2+ का रहेगा, और इसे क्लोरीन कितनी जरूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक क्लोरीन इसको एक ही, जैसे ये मैंने Mg लिखा, क्लोरीन लिखा, अब Mg के एक इधर 2 है, क्लोरीन में यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 बना देंगे, तो 2
3 2 5 6 7, एक इसको जरूरत है, एक इसको जरूरत है, एक ये वाला mg से ये ले जाएगा और एक mg से ये ले जाएगा। इसके पास भी पूरे हो गए, इसे तो 2 देने ही थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका mg 2 प्लस का और cl माइनस का, तो कितना हो गया MgCl2। ये इस तरह से MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। आप इतना नोट कर लीजिए। और अगर हम बात करें, नोट कर लीजिए इतना, कि जो आयनिक बंध बनते हैं वो कौन से बंध होते हैं, तो आयनिक बंध आपके वो बंध होते हैं जो तब बने जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो। और ये जो होते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो जो इनका बॉन्ड होगा, जैसे NaCl में क्या हुआ, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन Na ने इसको दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर हुआ। आयनिक बंध, ऐसा बंध, अगर आपको मैं समझाऊं कि आयनिक बंध क्या होता है, मैं नोट कर देता हूं इधर रफ करके, तो अब बताना है आपको आयनिक बंध। आयनिक बंध में आप क्या लिख लेंगे, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यानी कि स्थानांतरण से बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जिसे हम लोग बोलते हैं दाता, एक होता है आपका ग्राही। तो ये हो गए आयनिक बंध। और आयनिक बंध जो हैं वो कैसे होते हैं, ये आयनिक जो कंपाउंड हो गए बंध, ये तो बंध हो गया। आयनिक बंध वो बंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होते हैं, बनते हैं। इसमें एक तत्व जो है वो आपका ग्रहण करता है जिसे ग्राही बोलते हैं, दूसरा जो देता है उसे हम दाता बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड होंगे यानी कि जो आयनिक यौगिक होंगे वो कैसे होते हैं, वो आपके काफी कठोर होते हैं। जैसे कि उदाहरण की बात कर लो, सोडियम क्लोराइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड, MgCl2, तो ये कैसे हैं, ये पहली बात तो है आप इनमें लिख लेंगे, ये कठोर होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जो क्वथनांक और गलनांक है वो कैसा होता है, क्वथनांक और गलनांक जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्वथनांक एवं गलनांक। ठीक है, ये कैसा होगा, ज्यादा होगा। एक दो पॉइंट और लिख लीजिएगा, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, ये आपके बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मतलब कि भंगुर होते हैं। और इनकी डेंसिटी यानी कि डेंसिटी क्या होती है, इधर अच्छा फोकस ही नहीं था, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। इतना नोट कर लीजिए। 2 दिन के अंदर आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी, सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे धातुओं को कैसे निकालेंगे, अयस्कों का सांद्रण कैसे होगा, उनको कैसे शुद्ध करेंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में। इतना नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।